आज देश की सियासत में सबसे बड़ी खबर आई है और इस खबर में कह सकते हैं यूपी चुनाव का रुख बदल सकता है। जो अगला चुनाव उत्तर प्रदेश में आने वाला है उसका चुनाव ये खबर रुख बदल सकती है। नमस्कार, स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। और आज हम बात कर रहे हैं बीजेपी के जितिन। हाँ, अब जितिन प्रसाद बीजेपी के हो गए हैं और कहना चाहिए कि देश में सियासत की सबसे बड़ी खबर। कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। जी हाँ, कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री और दिग्गज नेता जितिन प्रसाद की नई पारी शुरू हो गई है। राहुल के करीबी जितिन प्रसाद ने भाजपा का दामन थाम लिया है। भाजपा में शामिल होते ही जितिन प्रसाद ने कहा कि देश हित में काम करने वाली केवल भारतीय जनता पार्टी है, बाकी व्यक्ति विशेष के नाम पर चलते हैं। दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। इससे पहले जितिन प्रसाद ने गृह मंत्री अमित शाह से उनके आवास पर मुलाकात की थी। पार्टी की सदस्यता लेने के बाद जितिन ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि अब केवल भारतीय जनता पार्टी ही देश हित में काम करने वाली पार्टी है, बाकी दल व्यक्तिगत विशेष और क्षेत्र के हो गए हैं। राष्ट्रीय दल के नाम पर देश में अगर कोई पार्टी है तो वह भारतीय जनता पार्टी है। जितिन प्रसाद ने कहा, मैं भारतीय जनता पार्टी जेपी नड्डा, जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और सभी भाजपा नेताओं का धन्यवाद देता हूं। ये राजनीतिक जीवन का नया अध्याय शुरू हो रहा है। मेरा कांग्रेस से 3 पीढ़ियों का नाता है। ये अहम निर्णय और विचार बड़े मंथन के बाद लिया गया है। सवाल यह नहीं कि मैं किस पार्टी को छोड़कर आ रहा हूं, सवाल यह है कि किस दल में जा रहा हूं और क्यों जा रहा हूं। कुछ सालों से महसूस किया है कि आज देश में असली मायने में कोई राजनीतिक दल है तो भारतीय जनता पार्टी है। राष्ट्रीय दल तो भाजपा ही है, बाकी सब क्षेत्रीय दल हैं। सीधा आरोप लगाते उन्होंने कह दिया कि कांग्रेस पार्टी अब एक क्षेत्रीय दल बनती जा रही है। और एक और बड़ी अहम बात उन्होंने यहां पर कही कि जिस तरीके से जो सेकंड जो रो है कांग्रेस की, उसको कहीं ना कहीं तवज्जो नहीं मिल रही है। इसी पर कुछ जो बातें आई हैं या कुछ बाइट हैं वो आपको सुनवाते हैं। मोदी जी की सरकार 2014 में आए तब ये सांसद नहीं रहे, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता की सुविधाएं सुधरे, उत्तर प्रदेश में अपने क्षेत्र में काम चालू रहे, उसके लिए लगातार पीछे पड़े रहे और रेल मंत्रालय के पीछे ऐसा पड़े रहे कि उन्होंने उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करवाया मोदी सरकार आने के बाद। तो एक प्रकार से ऐसे युवा नेता, जमीन से जुड़े हुए नेता, लोकप्रिय नेता और जिनकी प्राथमिकता समाज सेवा रही हो, जिनको देश के प्रति प्रेम हो, ऐसे एक बहुत ही कद्दावर नेता, जैसे अनिल जी ने कहा, उत्तर प्रदेश की राजनीति में जिनका बहुत बड़ी भूमिका आगे मैं देख पा रहा हूं, ऐसे श्री जितिन प्रसाद जी हम सबको आज हमारी पार्टी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के साथ श्री जेपी नड्डा जी की अध्यक्षता में भारतीय जनता पार्टी में जुड़ रहे हैं। मैं इनका तहे दिल से स्वागत करता हूं और मुझे विश्वास है कि इनके आगमन से पार्टी को भी बल मिलेगा और जितिन प्रसाद जी को देश सेवा, समाज सेवा के लिए एक अच्छा मौका मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, इस देश के कर्मयोगी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी और समस्त भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व का मैं धन्यवाद अर्पित करता हूं कि उन्होंने आज इस भारतीय जनता पार्टी परिवार में मुझे सदस्यता और सम्मान दिया है। कि अगर आज कोई इस देश में असली माने में कोई राजनीतिक दल है, जो संस्थागत इंस्टीट्यूशनल दल है, वो भारतीय जनता पार्टी है। बाकी दल तो व्यक्ति विशेष और क्षेत्र के हो गए, मगर राष्ट्रीय दल के नाम पे अगर आज भारत में कोई दल है तो भारतीय जनता पार्टी है। और जिस चुनौतियां और परिस्थितियों से हमारा देश और विदेश में भी, हमारी सीमाओं पे भी जो चुनौतियों का सामना कर रहा है, उसके लिए अगर आज इस देश हित में कोई दल और कोई नेता सबसे उपयुक्त और मजबूती के साथ खड़ा है देश हित में, तो भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। भारत विश्व पटल पे क्या भूमिका निभाएगा वो यहाँ
सरकार तय करेगी और नेतृत्व तय करेगा। और प्रधानमंत्री जी रात दिन भारत की सेवा में निस्वार्थ लगे हुए हैं। हम देखते आए हैं, हमने चुनौतियों का सामना भी किया, जनता ने हमें दरकिनार भी किया है, तो हम जानते हैं कि उनके प्रति देश की भावना क्या है, प्रधानमंत्री जी के प्रति। और वो जो नए भारत का निर्माण कर रहे हैं, उसमें मुझे भी एक सदस्यता जो आज मैंने ग्रहण की है भारतीय जनता पार्टी की, एक योगदान छोटा सा करने का भारत के प्रति, भारत की जनता की आने वाली पीढ़ियों के प्रति करने का अवसर मिलेगा। ये मैंने विचार करके इस निर्णय पे पहुंचा। मैं इस वक्त ज्यादा बोलना नहीं चाहता, मेरा काम बोलेगा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सभी मेरे उन कांग्रेसजनों का जिनका मुझे आशीर्वाद मिला और साथियों का इतने वर्ष तक। मगर अब मैं समर्पित एक गोयल जी, आप सब जानते हैं, आपका धन्यवाद दूंगा। एक कार्यकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी के मैं कार्य करूंगा और वही उद्देश्य, सबका विकास और सबका साथ, जो उद्देश्य है एक भारत और श्रेष्ठ भारत का, वो लेके बिल्कुल इसी मुद्दे पर आज बात करेंगे। बीजेपी के जितिन जब भारतीय जनता पार्टी में पहुंचे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए कितने फायदेमंद होंगे, या भारतीय जनता पार्टी के लिए संकट मोचक, जो कि जैसे कि कहा जा रहा है कोरोना काल में बहुत उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो डैमेज हुआ है पार्टी को, जिस तरीके से चुनाव है अगले साल, तो कह सकते हैं हम कि जितिन प्रसाद के वहां पर पहुंचने से, भारतीय जनता पार्टी में पहुंचने से उत्तर प्रदेश के चुनाव में क्या फर्क पड़ेगा, इसी बारे में आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ में रमेश शर्मा वरिष्ठ पत्रकार मध्य प्रदेश से जुड़े हुए, प्रभात त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार उत्तर प्रदेश से, दोनों वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ जुड़े हैं। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज में। और हमारे साथ स्टेट एडिटर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड अकील सिद्दीकी भी जुड़े हैं। अकील जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल अकील जी आपके पास आना चाहूंगा। अकील जी, जैसे कि अगर देखा जाए, अगले चुनाव की बात की जाए, विधानसभा चुनाव की बात की जाए, तो जितिन प्रसाद के बारे में अगर कहें तो लोकसभा चुनाव हारे 2014 में वो, 2017 में यूपी का विधानसभा चुनाव हारे वो, 2019 में लोकसभा का, 2019 में फिर से लोकसभा में उनकी जमानत जब्त हो गई। तो कितने अहम है वो? क्या आपको लगता है कि बीजेपी की नैया पार कराने में उनका कोई रोल हो सकता है? नरेंद्र जी, गैरों पे रहम अपनों पे सितम, ये वो है जो बीजेपी कर रही है जी। जितिन प्रसाद कांग्रेस से आए हैं, और क्या बीजेपी के लक्ष्मीकांत वाजपेयी से बड़े नेता हैं, ब्राह्मण के बड़े नेता हैं जितिन प्रसाद। उत्तर प्रदेश के जो ब्राह्मण हैं वो पूरी निगाहें रखी हुई है। वाजपेयी ब्राह्मण के सबसे बड़े नेता थे जिनको बीजेपी के पास थे, जो प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के थे। और वही 2012 का इतिहास उठा के देखे, जब पीएम मोदी चुनाव लड़ रहे थे तो पूरे तरीके हेलीकॉप्टर में उनके साथ लक्ष्मीकांत वाजपेयी थे। तब पूरी जिस तरह नितिन को जिस तरह लाया जा रहा है, जिस तरह मुख्यमंत्री भी उनकी तारीफ कर रहे हैं, बधाई दे रहे हैं कि मजबूत होगी पार्टी, उनके आने से मजबूत होगा, 2022 की तैयारी में लग गए हैं। कांग्रेस में ही रह के इतनी बार जो लिस्ट सामने 2014 का चुनाव हारे, 2015 का चुनाव हारे, 2019 का लोकसभा चुनाव हारे, यहाँ तक पंचायत चुनाव में अपनी भाभी को नहीं जिता पाए। लेकिन कांग्रेस में हार हुई है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि कोई दल छोड़ के भाग जाए। अजय सिंह लल्लू प्रदेश अध्यक्ष था, हम पार्टी छोड़ दें, बिल्कुल ये प्रभारी थे, क्या उनको नहीं जीता? अखिल जी, बीच में रोकना चाहूंगा। रमेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हैं हमारे साथ मध्य प्रदेश से। शर्मा जी, जैसे कि कहा जा रहा है कि जितिन प्रसाद को भाजपा में लाने के लिए ज्योतिराज सिंधिया का अहम रोल माना जा रहा है, क्या कहेंगे आप कि अब जो सेकंड पीढ़ी के हैं, या जो कहें कि सेकंड लाइन कांग्रेस की लाइन है, वो कहीं ना कहीं खत्म होती नहीं लग रही? क्योंकि अभी राजस्थान में जो परिदृश्य बना हुआ है, 10 महीने बाद फिर से खबरें आ रही हैं कि अशोक गहलोत और पायलट में फिर से ठन गई है। देखिए, बात बिल्कुल आप ठीक कर रहे हैं कि इस समय कांग्रेस में जो नई पीढ़ी है उसका पता नहीं क्यों एडजस्टमेंट हो नहीं रहा है। जैसे मध्य प्रदेश में सिंधिया आ गए, जितिन आ गए, राजस्थान का आपने जिक्र किया ही है, महाराष्ट्र में कितने नेता हैं जो शिवसेना में चले गए, बंगाल में आप देख लीजिए। ये लगभग पूरे देश में ऐसा एक माहौल सा बन रहा है। दूसरी बात जहां तक आती है जितिन प्रसाद के आने से भाजपा को कितना लाभ होगा, तो मुझे इसमें भाजपा का लाभ तो बहुत ज्यादा जितिन प्रसाद के आने से दिखता नहीं। उसका कारण है कि और जितिन प्रसाद को जरूर कुछ उसमें लाभ होगा। उसका कारण है, एक और बात मैं कहना चाहूंगा, जितिन प्रसाद का अगर आप कांग्रेस से रिश्ता देखें
तो पिछले 20 वर्षों से अगर आप इनके परिवार का रिश्ता कांग्रेस से देखें तो उतार चढ़ाव से भरा रहा है। इनके पिताजी उस वक्त बहुत चर्चा में आए थे जब 2000 में उन्होंने सोनिया जी के खिलाफ कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ा था। बहुत उस समय चर्चा में आए। और फिर पिछले दिनों ही मेरे ख्याल से शायद अभी कुछ महीने ही हुए हैं, एक आध साल भी नहीं हुआ, कि जो 30 या 38 कितने नेताओं ने कांग्रेस अध्यक्ष का निर्णय लेने के लिए दी थी, उसमें भी ये जितिन साथ में थे और इनके खिलाफ फिर जो स्थानीय लोकल इकाई थी उसने इनके खिलाफ कार्रवाई की थी। इस पर कपिल सिब्बल ने का बड़ा रिएक्शन आया था। तो मोटे तौर पर इनकी कांग्रेस में बहुत ज्यादा पट नहीं रही थी। और ये खबरें भी थी कि 2019 का जो लोकसभा चुनाव हारे तो उसमें जो भाजपा की वेव चल रही थी वो तो बहुत अपनी जगह थी, लेकिन कांग्रेस के स्थानीय कार्यकर्ताओं ने इनका कोई काम नहीं किया था। ये खबरें भी बराबर आई हुई हैं। तो मोटे तौर पर कांग्रेस में इनका भविष्य और अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लग गया था। तो ये उसके लिए भाजपा में आए हैं। भाजपा में अगर इनके कैडर का थोड़ा बहुत अगर लाभ मिलेगा तो जो भाजपा के कैडर का जो कार्यकर्ता है वो कहीं ना कहीं इनसे नाराज भी होगा। तो मुझे भाजपा में तो कोई नुकसान और फायदा बहुत ज्यादा दिखता नहीं, लेकिन भाजपा का कुछ भी हो उस समय और थोड़ा सा अच्छा चल रहा है और उसके कारण अगर जितेंद्र प्रसाद की राजनीति समझ है यही ज्यादा बहुत अच्छी है। और दूसरी जहां तक कांग्रेस का है, कांग्रेस से तो लोग छोड़ करके जा ही रहे हैं। अब उसमें चाहे जितेंद्र प्रसाद चले जाएं, कुछ और चले जाएं, तो कांग्रेस का तो आप ये देख लीजिए कि आज उनकी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बनने लायक भी उनकी सामर्थ्य नहीं बची है। तो मोटे तौर पर कांग्रेस को भी चाहिए कि कहीं ना कहीं वो अपने अंदर विचार करें और भाजपा को भी चाहिए कि वो अपने अंदर विचार करें। आप जैसे बंगाल में ही आपने देखा होगा, भाजपा ने एक अभियान सा चलाया बंगाल में, टीएमसी के लोग वहां पर हुए, ज्यादातर लोग हारे। बहुत संभव है कि अगर टीएमसी के लोगों को टिकट नहीं मिलते, भाजपा अपने कैडर को आगे बढ़ाती तो मैं समझता हूँ अभी जो 3 से 77-78 पहुंचे वो और 100 से ऊपर भी पहुंच सकते थे। तो इन सब चीजों पर भाजपा को भी विचार करता है और कांग्रेस को भी विचार बिल्कुल। प्रभात जी, जैसे कि बंगाल में कहा जाए तो जितेंद्र प्रसाद वहां पर भी प्रभारी बनकर पहुंचे थे बंगाल में। उसके बाद एक बयान उनका बड़ा अहम माना जाए, कह सकते हैं लीगल भी है और मुझे लगता है कि ये सवाल बनता भी है। उन्होंने कहा बाकी दल व्यक्ति विशेष हो गए हैं। सही बात है, क्योंकि जिस तरीके से एआईसीसी का चुनाव ना होना, प्रभात जी आप क्या कहेंगे कि ये कहीं वही दर्द तो नहीं कि कभी राहुल गांधी जी अध्यक्ष बन जाते हैं, कभी सोनिया गांधी जी बन जाती हैं? देखिए नरेंद्र जी, जिस तरीके से कांग्रेस के अंदर पतन हो रहा है और कांग्रेस की चौकड़ी जिसे हम कहेंगे, चाहे वो पायलट हो, चाहे ज्योतिराव सिंधिया हो, चाहे ये जितेंद्र प्रसाद हो। जितेंद्र प्रसाद उत्तर प्रदेश के रुहेलखंड के एक बहुत बड़े नेता हैं। इनके पिताजी बहुत बड़े नेता थे और वो बगावत करके भी सोनिया के सामने चुनाव लड़े थे। लेकिन सवाल इस बात का है कि कांग्रेस लगातार जो धरातल में जा रही है, क्योंकि अगर वो उसने जिस तरह नड्डू को यहाँ प्रदेश अध्यक्ष बनाया और प्रमोद तिवारी की बेटी को विधान परिषद सभापति बनाया, तो वहां पे जितेंद्र प्रसाद अपने आप को कांग्रेस में लगातार पिछले एक दशक से आइसोलेट समझ रहे थे। और अगर कांग्रेस इनको प्रदेश अध्यक्ष बना देती जितेंद्र प्रसाद, तो उसका लाभ कांग्रेस को मिल सकता था ब्राह्मण वोट का। और भारतीय जनता पार्टी एक बहुत चपल पार्टी है, जिसे कहेंगे बहुत चालाक पार्टी है। वो जानती है और उसका जो एक मीडिया मैनेजमेंट या उसका जो एक संगठन का एक जो काम करने का तरीका है। और सुरेश खन्ना जो वहां से मंत्री हैं, उनकी अभी अचानक उनकी मुलाकात जेपी नड्डा से होती है दिल्ली में, और सुरेश खन्ना उनको एक बड़े ब्राह्मण नेता के रूप में उन्होंने भाजपा के अंदर प्रोजेक्ट किया है। और चुनाई में 4 विधान परिषद की सीटें खाली हो रही हैं, जिसमें जितेंद्र प्रसाद को विधान परिषद में भेजकर भाजपा एक बड़े ब्राह्मण के चेहरे के रूप में, जो लक्ष्मीकांत वाजपेयी की जो कमी थी, और ये माना जा रहा था कि दिनेश शर्मा जो उप मुख्यमंत्री है उनका प्रभाव कम हो गया है। तो मुझे तो ये दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की संस्था जरूर ली है जितेंद्र प्रसाद ने, और उनको यूपी में एक बड़ा सरकार में ओहदा पद भी मिलने जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी से जो ब्राह्मण रूठा था, जो ब्राह्मण नाराज था, उसका एक डैमेज कंट्रोल करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी ने जितेंद्र प्रसाद को लाके किया है। और कांग्रेस जिस तरीके से लगातार धरातल में जा रही है, और अभी राजेश पायलट ने भी मोर्चा खोल दिया था, राजेश पायलट के बेटे ने, तो जिस तरीके से कांग्रेस का आज ये मिसमैनेजमेंट हुआ, और कांग्रेस लगातार उसके जो युवराज है राहुल गांधी, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि हम अपनी कांग्रेस को लेकर कहां जाना है। एक कदम प्रियंका को आगे बढ़ाते हैं और एक कदम उनका वाड्रा के नाम पे पीछे खींच देते हैं। तो
तो जिस तरीके से कांग्रेस सड़कों पर उतर रही थी, लग रहा था कि कांग्रेस कुछ फाइट करेगी, लेकिन अब जतिन प्रसाद के निकल जाने से कांग्रेस बहुत कमजोर हो गई है और रोहेलखंड में भारतीय जनता पार्टी का एक जो परचम था वो पुनः जितेंद्र प्रसाद के आने से एक लहरा सकता है और पूरे उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण वोट का जो डैमेज कंट्रोल है भारतीय जनता पार्टी ने किया है वो एक बहुत बड़ी सफलता है। तो कई दिनों से ये भी चर्चा चल रही थी कि शायद जितेंद्र प्रसाद समाजवादी पार्टी में चले जाएं, लेकिन अखिलेश तो जो उनके आसपास जो इर्द गिर्द नेता है उन्होंने अखिलेश को मना कर दिया कि नहीं, जितेंद्र प्रसाद से मुझे कोई फायदा नहीं होगा। तो भारतीय जनता पार्टी फायदा और नुकसान नहीं देखती है, भारतीय जनता पार्टी नए लोगों को लाती है, प्रयोग करती है और जो डैमेज कंट्रोल ब्राह्मणों का था कि भारतीय जनता पार्टी से नाराज हो रहे थे, अगर उसमें 1-2% भी ब्राह्मण अगर मोटिवेट हो गया तो भारतीय जनता पार्टी का लाभ होगा, नुकसान नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में जितेंद्र प्रसाद का आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना, बाद में विधान परिषद पहुंचना और एक मंत्री पद तक पहुंचना भारतीय जनता पार्टी में ये दिखाई मुझे दे रहा है। तो इससे मुझे एक भारतीय जनता पार्टी के ब्राह्मण वर्ग में एक बड़ी पैठ जो जिसे कहते हैं कि ब्राह्मण का जो डैमेज कंट्रोल था वो भारतीय जनता पार्टी ने करने का प्रयास किया है। बिल्कुल। अखिल जी, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि पहले रीता बहुगुणा ने पार्टी छोड़ी, फिर उसके बाद अब जितेंद्र प्रसाद पहुंच गए हैं कहना चाहिए भारतीय जनता पार्टी में, तो क्या माना जाए अब कि उत्तर प्रदेश चुनाव में अगर इन दोनों नेताओं की बात करें, हालांकि मध्य प्रदेश में तो आपको पता है कि जिस तरीके से सरकार बनी और किस तरीके से सरकार बनी, क्योंकि सिंधिया जी अपने पूरे विधायकों के साथ पहुंची, तब मध्य प्रदेश की सरकार गिरी। और हालांकि ये बात भी बड़ी स्पष्ट है कि कांग्रेस ने इतने दिनों बाद सत्ता में वापसी की थी, लेकिन जिस तरीके से चल रहा था, सिस्टम चल रहा था, लोग नाराज थे और नाराजगी कांग्रेस में बड़ी देखी जाती है। हालांकि जितेंद्र प्रसाद के उत्तर प्रदेश के चुनाव को अगर देखा जाए अगले, तो क्या उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी में इस तरीके की, हालांकि भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासनात्मक जो काम करती है और अनुशासन में उनके कार्यकर्ता रहते हैं, लेकिन आप इस चीज को कैसे देखते हैं कि रीता बहुगुणा और जितेंद्र प्रसाद दोनों के हिसाब से अगर देखा जाए तो कौन बेटर उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए हो सकता है? या फिर जैसे कि कहा अभी त्रिपाठी जी ने कहा कि जिस तरीके से जितेंद्र प्रसाद पहुंचे हैं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए बड़ा घातक हो सकता है। ब्राह्मण वोट को डैमेज कंट्रोल करने के लिए इनको लाया गया है। निश्चित तौर पे 5 जुलाई को 4 सीटें खाली हो रही है एमएलसी की, उनको यहाँ पे भर दिया जाएगा कोटे में, निश्चित तौर पे वो जाएंगे भी। बीजेपी को पता है कि ब्राह्मण चेहरा है, उनको लाते हैं तो उससे कुछ फायदा होगा। लेकिन दूसरी तरफ ब्राह्मण लक्ष्मीकांत वाजपेयी पर भी निगाह रखी हुई है कि उनके साथ बीजेपी ने क्या किया और क्या कर रही है। तीसरी बात, रीता बहुगुणा जोशी नरेंद्र जी जब आई थी वो क्या थी, पहले कांग्रेस में क्या दबदबा था, उसके बाद क्या हाल है उनका सांसद बनने के बाद, कहा एकदम शांत बैठी हुई है साइलेंट मूड में। निश्चित तौर पे बीजेपी अपना फायदा देख रही है कि इनको लाने से फायदा हो सकता है। रीता बहुगुणा जोशी अगर पहले से बीजेपी में है और अगर जितेंद्र प्रसाद को अगर लाया जा रहा है और उनको बड़ा तवज्जो दिया जा रहा है तो कहीं ना कहीं वो भी नाराज होंगी। तो ऐसे में ये देखना होगा कि रीता बहुगुणा जोशी और जितेंद्र प्रसाद को लेकर क्या अहमियत बीजेपी देती है। ये सवाल आपका एकदम ठीक बैठ रहा है निश्चित तौर पे। लेकिन सिंधिया जी की जो बात आप कर रहे हैं, सिंधिया जी में और जितेंद्र प्रसाद में जमीन आसमान का अंतर है। वो कहीं ना कहीं सत्ता हिला सकते हैं, विधायकों को लेकर हिला के दिखा दिया, सत्ता पलट के दिखा दिया। लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं होने वाला है कि जितेंद्र प्रसाद के आने से ब्राह्मण एक हो जाएगा, क्योंकि उनको इतिहास पता है कि ब्राह्मण को साथ उत्तर प्रदेश में क्या हुआ है। उसको लेकर सरकार को घेरा, सरकार ने उससे सफाई भी दी, डैमेज कंट्रोल करने की मुख्यमंत्री ने खुद मोर्चा संभाला और चीजों को मैनेज कर भी रहे हैं। 2022 का चुनाव है, ऐसे में बीजेपी भी चाह रही है कि जो सबका लेकिन अखिल जी एक बात आप भी समझिए, कुछ 1-2 चुनाव हमने जो कहें पिछले चुनाव से ये भी स्पष्ट हो गया ना कि अब जैसे उत्तर प्रदेश में पहले जो चुनाव होते थे जातिगत समीकरण बहुत ज्यादा देखे जाते थे, हो सकता है जातिगत समीकरणों को ना देखते हुए भी कुछ भारतीय जनता पार्टी ने सोच के इनको शामिल किया हो, कुछ फायदा तो देंगे ना। बिल्कुल ये मान सकते हैं, लेकिन ब्राह्मण वोट बैंक को लेकर इसको साधा जा रहा है वो गलत है। बीजेपी को पता है ये तो हम और आप कयास लगा रहे हैं ना कि ब्राह्मण वोटों को साधने के लिए उनको लाए, क्या पता पार्टी के मन में और कुछ चल रहा हो।
बिल्कुल निश्चित तौर पे यही बात मैं कह रहा हूँ कि रीता बहुगुणा जो थी अलग अलग उनकी अहमियत थी, कांग्रेस में भी बीजेपी में भी उनको अलग तौर दे दी गई है। लेकिन एक चीज है अखिल जी, रमेश शर्मा जी जुड़े हुए हैं हमारे पास। रमेश शर्मा जी, एक आपसे बात पूछना चाहूंगा। आपने बहुत एक लंबी पत्रकारिता में आपने काम किया है और बहुत लंबा समय आपको हो गया है। अगर चुनाव की बात की जाए, जैसे पहले जो बात होती थी जातिगत समीकरण देखे जाते थे, हालांकि सबसे बड़ा बदलाव जो हम देखें कि दिल्ली से हुआ था, दिल्ली में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने अपना परफॉर्मेंस किया था, उसके बाद एक दूसरा बड़ा चुनाव अगर हम देखें कहें तो बंगाल चुनाव भी अपने आप में बहुत बड़ा चुनाव है। जिस तरीके से ममता बनर्जी एक बड़ी नेता बनकर उभरी हैं, तो आप क्या कहेंगे, चुनाव का भी परिदृश्य बदलने लगा है कि हम पहले जो बातें होती थी कि जातिगत समीकरणों के हिसाब से नेताओं को टिकट दिया करते थे, या फिर जो ऐसे नेता होते थे, जैसे कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस में तो वही पुराने लोग चलते जा रहे हैं जो 70-75 साल के हो गए, और उनकी महत्वाकांक्षाएं भी खत्म नहीं हो रही हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि अभी भी हम मुख्यमंत्री बन जाएं, अभी भी हम मंत्री बन जाएं, सीट छोड़ना नहीं चाहते। क्या कहेंगे आपकी, कितना बदला है चुनाव, और लोगों के मन में भारतीय जनता पार्टी प्रयोग करने में बड़े प्रयोग करती है, और कहना चाहिए कि एक आत्मविश्वास के साथ, साहस के साथ प्रयोग करती है। क्या मानते हैं आप, कितना बदला है चुनाव पिछले 10-12 साल में कहा जाए तो? सबसे पहले तो मेरी राय, मुझे पता नहीं सत्य क्या है, जी। लेकिन मेरी राय, ये जो मीडिया में, सरकार में और राजनीति में दो मुद्दे बहुत चलते हैं, एक जाति वाला और धर्म वाला और सांप्रदायिकता। मुझे लग रहा है कि ये दोनों मुद्दे जनता में उतने प्रभावशाली नहीं हैं जितना प्रभाव मीडिया में दिखाते हैं और राजनीति में दिखाते हैं। उसका मैं दो उदाहरण देना चाहता हूँ। यदि देश का मानस सांप्रदायिक होता तो सरकार में हिंदू महासभा सरकार में होती और मुस्लिम लीग विरोधी दल में होती। तो चूंकि जिन दोनों का राजनीति में दूर दूर तक पता नहीं है, इसका मतलब देश की जो मेजॉरिटी है वो सांप्रदायिक नहीं है, एक बात है। दूसरी बात, जातिगत अगर आप देखें तो जातिगत भी सरकार के कागजों में जाति चलती है। आप बच्चे को एडमिशन कराने जाएंगे तो सरकार जाति प्रमाण पत्र मांगती है, लेकिन समाज में अगर आप चल जाए, खुद में आपसे सवाल पूछता हूँ, आप दिन भर इतना मूवमेंट करते हैं, ट्रेन में सफर करते हैं, होटल में खाना खाते हैं, शादी ब्याह में जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, पड़ोस में किसी के पास जाते हैं, किसी से जाति पूछती है क्या? कोई नहीं पूछता। तो मुझे लगता नहीं है कि जाति के आधार पर कोई वोट पड़ता होगा। ठीक है कि 2-4-5% जाति के आधार पर वोट आते हो, मैं इसको सिरे से खारिज करता हूँ कि जितने प्रकार के आने से कोई ब्राह्मण वोट पर फर्क पड़ेगा, कभी नहीं फर्क पड़ेगा। तो मोटे तौर पर लोग अपने ढंग से वोट करेंगे। मुझे पता नहीं, जैसा कि मैंने कहा, कि सत्य क्या है। इस दल बदल से जितेंद्र प्रसाद का राजनीतिक भविष्य तो सुरक्षित होगा, लेकिन कोई ब्राह्मण वोटों पर फर्क पड़ेगा भाजपा की जमीन पर। देखिए, भाजपा का बिल्ड अगर है तो वो राष्ट्र और संस्कृति को लेकर के है। इस वक्त जिस तरीके से मोदी सरकार और योगी सरकार राष्ट्र और संस्कृति की दिशा में काम कर रही है तो उनकी जमीन मजबूत हो रही है। तो कुल मिलाकर के इसको लाने के पीछे भाजपा की रणनीति केवल ये है कि वे एक माहौल, मनोबल तोड़ना चाहती है कांग्रेस का, और मनोबल तोड़ने की दृष्टि से जितने बड़े नाम हो सकते हैं, देश भर में उन्होंने कर्नाटक में भी दल बदल कराया, गुजरात में कराया। देश का ऐसा कोई प्रांत नहीं है जहां से लोगों ने कांग्रेस को ना छोड़ी हो। तो कांग्रेस कार्यकर्ता का मनोबल डाउन करना, कांग्रेस नेताओं का थोड़ा हतप्रभ करना, इस रणनीति के तहत ही वो कांग्रेस को सिमट पाए हैं। आज आप इन 5 राज्यों में देख लीजिए, सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस को हुआ, बंगाल में, आसाम में, कर्नाटक में, तो सब जगह उनको नुकसान हुआ। तो मोटे तौर पर चूंकि अब 5 राज्यों के फिर चुनाव होने वाले हैं, और खासतौर से जिस तरह का माहौल उत्तराखंड में और पंजाब में है, उस नाते ये जो नाम है कहीं ना कहीं कांग्रेस का मनोबल तोड़ने में कामयाब होगा। ये भाजपा की एक रणनीति है। प्रभात जी, एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ये कहना चाहिए हम बंगाल के चुनाव के समय भी बात कर रहे थे, और जो 5 राज्यों के चुनाव हुए थे तब भी हम बात कर रहे थे। उसके अलावा अगर देखा जाए तो लोकसभा चुनाव में भी हमने ये बात उठी थी और बड़े, मेरे ख्याल से बड़ा डिस्कस हुआ था। एक सवाल आपसे है, अगर बात करें बंगाल चुनाव की, बात करें हम, जैसे बंगाल चुनाव में हम बात कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरा दमखम लगा दिया, हालांकि उसके बाद भी ममता बनर्जी ने सरेंडर किया, ममता बनर्जी ने सभी पार्टियों का आह्वान किया। एक समय ऐसा था कि जब हम कह रहे थे, हमारे यहाँ भी डिबेट हो रही थी, हम बोल रहे थे कि ममता बनर्जी कहीं ना कहीं हार मान रही है उस समय पे, लेकिन एक आंकड़े जब आए वहां पे, जब परिणाम आया, तो लोकसभा के अगर वोटिंग परसेंटेज को देखा जाए और विधानसभा, हालांकि सीटें बढ़ी थी, 3 सीट से आप 70 पार कर रहे हैं, 60 पार कर रहे हैं, लेकिन लोकसभा और विधानसभा के वोट परसेंटेज की बात की जाए तो लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा वोट परसेंटेज मिला था, विधानसभा की अपेक्षा विधानसभा में कम मिला था। उसके अलावा एक और चीज, वोटर तो वही है ना, तो क्या अब वोटर विधानसभा और लोकसभा चुनाव को अलग अलग तरीके से देखने लगा है?
तौर पे देखिए नरेंद्र जी, लोकसभा का चुनाव एक राष्ट्रीय स्तर पे और राष्ट्रवाद के स्तर पे एक लड़ा जाता है, और जो विधानसभा चुनाव है वो क्षेत्रीय समस्याओं पे और क्षेत्रीय नेताओं पे लड़ा जाता है कि हमारे क्षेत्र में, हमारे प्रदेश में ममता बनर्जी, बंगाल की बात करें तो ममता बनर्जी के लोगों को विश्वास था कि मोदी जी यहाँ आ रहे हैं और बाहर से जितने भी लोग ला रहे हैं वो हमारा भला नहीं कर पाएंगे और हमारी दीदी भी बंगाल को बचा पाएगी। तो वो चुनाव एक अलग था, और जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें उनको बहुत परसेंटेज वोट मिला और मोदी जी के नाम पे। देखिए, वही स्थिति में आपको एक बात और बता रहा हूँ कि राजनीतिक विश्लेषक अपने हिसाब से सारी चीजें विश्लेषण करते हैं, लेकिन मैं पिछले 3 दशक से उत्तर प्रदेश की राजनीति को देख रहा हूँ, बिल्कुल, और मैं ये कतई मानने को तैयार नहीं हूँ कि उत्तर प्रदेश की राजनीति हो या बिहार की राजनीति हो जो जातिगत आधार पे नहीं होती है। 14 और 19 के चुनाव में मोदी जी के एक करिश्माई नेतृत्व के कारण जाति समीकरण टूट गए थे, लेकिन अब ऐसा होने वाला नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी को ये पता है कि हमें अपने कील काटे दुरुस्त करने पड़ेंगे। हम कह रहे हैं कि अगर जातिगत आधार पर चुनाव नहीं होगा तो स्वामी प्रसाद मौर्य को हटा के भारतीय जनता पार्टी दिखा दे, नहीं हटा पाएगी, किसी वोट उसका वहां चला जाएगा। तो अच्छा, और एक चीज और बता दूं आपको, ब्राह्मणों को, जहां तक ब्राह्मण की बात हुई, जब 2014 के पहले लक्ष्मीकांत वाजपेयी प्रदेश अध्यक्ष थे तो यही मोदी जी को भारी मैंडेट मिला था लोकसभा में और उनको किनारे कर दिया गया। अभी स्वतंत्र देव सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो परसों लक्ष्मीकांत वाजपेयी से मिले हैं। तो लक्ष्मीकांत वाजपेयी से मिलना स्वतंत्र देव का ये एक दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर एक बड़ा होने जा रहा है, और वो बड़ा ये होने जा रहा है कि जितिन प्रसाद को लाके उन्होंने एक कील काट सुरहेलखंड में किया है, दूसरा मेरठ साइड में। बिल्कुल त्रिपाठी जी, समय की कमी है, मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ, समय की कमी है, माफी चाहूंगा, आपको रोक रहा हूँ मैं, लेकिन हमारे दोनों वरिष्ठ पत्रकार हमसे जुड़े थे, दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद, वो हमसे जुड़े, और हमारे सहयोगी अखिल जी भी हमसे जुड़े थे, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं कांग्रेस का इस तरीके से लोगों का अपनी पार्टी में शामिल करके मनोबल तोड़ रही है। जैसे कि दोनों वरिष्ठ पत्रकारों ने कहा है कि अब चुनाव भी अलग हो गया है, और अगर एक हिसाब से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी प्रयोग करने में कहीं भी सकुचाती नहीं है, वो खुल के प्रयोग करती है, और इन्हीं प्रयोगों के चलते कहीं ना कहीं वो जीत जाती है, या कई ऐसे चुनाव उन्होंने जीते हैं जहां पर ये कहा जा रहा था, जैसे असम की बात करें तो असम में भी कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं निकाल पाएगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव निकाला। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जिस तरीके से सेंधमारी कांग्रेस में चल रही है, जिस तरीके से कांग्रेस के लोग भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस अब क्षेत्रीय पार्टी बनकर तो नहीं रह जाएगी। फिलहाल बीजेपी के जतिन में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए स्वदेश न्यूज।